स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है तो जहन में दो सवाल उठते हैं कि अभी इसकी बात क्यों होने लगी और इसकी स्मार्ट सिटी की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो मैं बहुत ही क्रूड डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि स्मार्ट सिटीज़ की अभी बात क्यों हो रही है, क्यों इसकी आवश्यकता इस समय क्यों पड़ गई है। तो बहुत ही सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय हिंदुस्तान की 30% आबादी करीब शहरों में रहती है और जो जीडीपी में शेयर है शहरी पॉपुलेशन का वो करीब 60% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आउटपुट शहरों में ज़्यादा होता है, लाइवलीहुड और जो प्रोडक्शन है, जो हमारी इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है वो शहरों में ज़्यादा होता है। दूसरा कि दुनिया के जो देश हैं उसकी, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं तो उसमें 40 to 45% कई कंट्रीज़ हैं जिनमें अर्बन पॉपुलेशन रहती है। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं उसमें 60 to 70% आबादी रहती है और यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए में करीब करीब 90% आबादी शहरों में रहती है और ये एक ग्लोबल विलेज है। अब कहीं का भी इम्पैक्ट अब किसी उससे अछूता नहीं रह सकता हिंदुस्तान भी, क्योंकि जो आईटी में इतनी तरक्की हो गई, आपस में इंटरनेट से इतने जुड़ गए हैं कि कहीं से भी कोई शुरुआत होती है, कोई रिवॉल्यूशन होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो कोई भी देश उससे अछूता नहीं रहता है। तो हिंदुस्तान भी अर्बनाइजेशन से अछूता नहीं रह सकता। और जिस स्टेज पे है 30, जो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 30% जो है उसके बाद जो ग्रोथ होगी अर्बन ग्रोथ वो बड़ी तेज़ी से होगी, 60-70% तक जो ग्रोथ होगी बड़ी तेज़ी से होगी। तो ये सही समय है कि हम जो अपने शहर प्लान करें आगे वो स्मार्ट हों। ऐसा शहर ना हो कि आप घर से निकले पता ही नहीं है कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, पार्किंग फुल होगी, कहीं सड़क पे खड़े रहना पड़ेगा, या जाम में 2 घंटे फंसे हुए हैं तो पहुंच पाएंगे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जहाँ पे हमें ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, ये चिंता मन में नहीं रहनी चाहिए। और ऐसे शहर में, या सड़क के किनारे आपके घर के सामने, आपके घर के पिछवाड़े, आपके घर के इधर, आपके घर के उधर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, या आप नहाने के लिए बाथरूम गए, पानी चला गया, आप इंतज़ार कर रहे हैं साबुन लगा करके कि अब पानी कब आएगा पता नहीं है। इसी तरह से बिजली चली गई तो फिर पता नहीं कि बिजली कब आएगी। तो इस तरह की चिंताएं शहर में नहीं होनी चाहिए। अब ये जब अर्बनाइजेशन तेज़ी से होगा तो अब हम प्लान करें तो ऐसा शहर प्लान करें जिसमें इस तरह की दुश्चिंताएं ना हों। अब और दूसरा ये कि चूंकि अब जो अभी तक हमारी जो निर्भरता थी देश की एग्रीकल्चर के ऊपर थे, तो हमारी लैंड होल्डिंग्स इतनी कम हो गई, एग्रीकल्चर इतनी अनइकोनॉमिकल हो गई कि वो जो भी, और एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है तो जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है वो गांव में अब कतई डिग्री लेने के बाद, इंटरव्यू उसने कर लिया, हाई स्कूल भी कर लिया, अब गाँव में वो टिक नहीं सकता, वो शहर की तरफ ही आएगा। तो ऐसी आबादी जो पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में अब शहरों की तरफ आएगी, तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है कि हम उनके लिए प्लान कर सकें कि एक अच्छा शहर, एक इंटरैक्टिव शहर, एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट शहर। अब स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या है? हर कंपनी या हर इंस्टीट्यूट या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत ही कठिन और क्लिष्ट डेफिनेशन देते हैं, उसको बहुत ही क्रूड, क्योंकि हम लोग एग्जीक्यूटर हैं तो क्रूड लैंग्वेज में समझते हैं, अपनी चीज़ों को सरल करके समझाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आप 20 साल पहले जब अपने क्लास में पढ़ते तो स्मार्ट स्टूडेंट किसको मानते थे अपने फ्रेंड्स में? जो स्मार्ट कौन है स्मार्ट, वो उसको आप सब लोग, जो मैं समझता हूँ कि वो उस स्टूडेंट को स्मार्ट समझते जो इमेजिन कर ले कि टीचर अभी क्या सवाल पूछने वाला है उससे पहले वो जवाब दे सके। ऐसा इमेजिनेशन उसकी इतनी अच्छी हो, कोई इमेजिन कर सकते। वैसे ही शहर, जो स्मार्ट शहर वो है जो आपकी दुश्चिंताओं को तुरंत उसका समाधान दे सके। कि आप घर से निकले तो आपको मालूम हो कि इस पार्किंग में अभी इतने स्लॉट्स खाली हैं, या मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल पे ये सूचना उपलब्ध हो सके कि इस हॉल में, इस शो में इतनी सीट्स अभी टिकट्स बाकी हैं, या इस सड़क पे अभी जाम लगा हुआ है, या बिजली की लाइन में आपको खड़ा ना होना पड़े, आप घर बैठे अपने बिजली के बिल दे सकें। तो स्मार्ट बच्चा वो है जो टीचर की जो अपेक्षाएं हैं, जो सवाल है उसका पहले से ही उसके पास जवाब उपलब्ध हो। दूसरा उसमें गुण क्या होना चाहिए? वर्सेटाइल हो, कि सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में ही नहीं, वो बाकी भी फील्ड में
उतना ही सक्षम हो, कि खेल कूद के फील्ड में भी हो, अगर वो डांस एंड ड्रामा हो उसमें भी वो आगे हो, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, दिखने में भी सुंदर हो। तो ये दूसरी डेफिनेशन है कि वो वर्सेटाइल होना चाहिए। और तीसरा कि अपने सभी कलीग्स को अपने साथ तरक्की के रास्ते पे ले जाए, उसे आगे बढ़ाए। ऐसा ना हो कि वो जेलस हो कि अपना नोट छुपा के रखे कि हमारा नोट हमारा साथी पढ़ लेगा तो वो टॉप कर जाएगा। वो उन सभी अपने जो उसके मित्र हैं उन सबको अपने साथ फर्स्ट क्लास से पास कराए। ऐसा स्टूडेंट जो होता है वो स्मार्ट, हमारे इमेजिनेशन में हमारे टाइम पे जो होता था वो स्मार्ट होता है। तो इसी तरह से ये सबसे क्रूड शहर के लिए भी, स्मार्ट शहर के लिए भी ये सबसे क्रूड, आप जो अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते, सबसे क्रूड डेफिनेशन है। थोड़ा स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन की तरफ अगर पढ़ें तो स्मार्ट शहर को तीन, उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसे तीन भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो कॉम्पिटिटिवनेस, कि उसमें बाकी शहरों के कंपैरिजन में वो उसको कॉम्पिटिटिव एज हो। जैसे अभी कहते हैं कि जैसे नोएडा को लें या गुड़गांव को लें, तो दो चीज़ों में कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में नोएडा गुड़गांव से कई मायनों में अच्छा है, बेहतर है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा गुड़गांव में है। तो दोनों शहरों की अलग अलग एक कॉम्पिटिटिव एज है कि ऐसी, इसलिए स्मार्ट शहर, लेकिन दोनों शहरों को अभी कंप्लीटली स्मार्ट शहर नहीं कर सकते, क्योंकि नोएडा में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो स्मार्ट सिटी में कैटेगराइज हो सकता था। तो कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए। दूसरा कि सस्टेनेबल होना चाहिए। और तीसरा उसमें कैपिटल। तो कॉम्पिटिटिव एज में अगर हम आए तो कई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है कि गवर्नेंस उसका कोर फैक्टर है, कि कई सारी एजेंसीज नहीं होनी चाहिए उस शहर को चलाने के लिए, कि आदमी परेशान हो कि अपने काम के लिए बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तर जाए, कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के दफ्तर जाए, या एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर जाए। एक जगह पे उसको एक पैकेज मिलना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। उसका जो भी चाहे मैप सैंक्शन कराना हो, किसी भी तरह का अप्रूवल लेना हो, किसी भी तरह के एनओसी लेनी हो, तो उसको एक ही जगह से मिलनी चाहिए। और ऑनलाइन उसको सर्विस मिलनी चाहिए, कि बिल जमा करने के लिए उसे 6 घंटे लाइन में खड़ा ना होना पड़े, चाहे बिजली का बिल जमा करना हो, या पानी का बिल जमा करना हो, या किसी भी तरह का बिल जमा करना हो, तो उसे ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल होना चाहिए। और टाइम बाउंड गवर्नेंस ऐसी हो कि टाइम बाउंड उसे उसकी जो भी सुविधा मिलनी है उसे टाइम बाउंड मिलना चाहिए। दूसरा जो कॉम्पिटिटिवनेस में ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है कि मोबिलिटी में ये जो मोबिलिटी है कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उस शहर के पास, कि आदमी अपने गाड़ी से उसको चलने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी सड़कें होनी चाहिए, घर से जब निकले तो उसके 500 मीटर के डिस्टेंस पे उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा होनी चाहिए, चाहे एफिशिएंट सिटी बस सर्विस हो, या मेट्रो सिस्टम हो, या मोनोरेल सिस्टम हो। और घर से जब निकले तो पैदल चलने वाले के लिए या साइकिल से चलने वाले के लिए लेन होनी चाहिए, जिससे कि वो पैदल चल के अपने जो नेक्स्ट स्टॉप है, चाहे बस का स्टॉप है या सिटी बस वो मेट्रो का स्टॉप है, वहाँ तक पहुँच सके। तो शहर में पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल से चलने वालों के लिए भी प्रॉपर लेन्स होनी चाहिए, और उसे पैदल चलने वालों को हमें तवज्जो और तरजीह देनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी हमारा मोबिलिटी में हो, कि सड़कें ऐसी हो कि कहीं जाम न लगे, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस होने चाहिए। और आदमी अगर प्लान करे कि हम 25 मिनट में वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो 25 के बजाय 24 मिनट में वो पहुँच सके, ऐसी सड़कें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर कहीं दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई सड़क जाम हो जाती है, किसी वजह से सड़क बंद है, तो उसे मोबाइल पे ये सूचना मिल जानी चाहिए कि आज ये सड़क इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगी, इस सड़क से कृपया ना जाएं, इसका ऑल्टरनेटिव ये है, इस सड़क से जाएं। तो ये मोबिलिटी के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई होनी चाहिए और क्वालिटी सप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी अप डाउन कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है वो उड़ गया और वोल्टेज ज़्यादा हो गया, वोल्टेज कम हो गया। तो 24 घंटे सप्लाई प्लस क्वालिटी बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। इसी तरह से वाटर सप्लाई भी 24 घंटे उसको कोई चिंता न रहे कि हमें ड्रम में पानी स्टोर करना है कि आज पता नहीं कब पानी चला जाएगा, इसकी चिंता नहीं रहनी चाहिए। 24 घंटे पानी की सप्लाई होनी चाहिए।
इसी तरह से जो सैनिटेशन है प्लस स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होना चाहिए, और सीवर 100% सीवर सिस्टम होना चाहिए उसमें, और जो कूड़ा कचरा निकलता है वो ऐसा ना हो कि उसे इसका डिस्पोजल का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, साइंटिफिक कि मैकेनिकल स्वीपिंग की व्यवस्था हो, जो मशीनें हैं उससे कूड़े के लिए घर से कूड़ा कलेक्ट करके सेग्रीगेशन सेंटर पे चला जाए सीधे, और सड़क पे कहीं या इधर उधर कूड़ा फेंका हुआ दिखना नहीं चाहिए, प्रॉपर डस्टबिन्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए शहर में, और वहाँ से सेग्रीगेशन सेंटर से ऐसी जगह पे कूड़ा ले जाए जहाँ पे वेस्ट के डिस्पोजल के जो आज मॉडर्न साइंटिफिक तरीके हैं, चाहे मैन्योर बनाए या उससे एनर्जी बनाए, और इस सब के बाद जो कूड़ा बचे डिस्पोजल के लिए फाइनल उसका सड़क में यूज़ हो सके या यूजेबल होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए शहर का जो भी कूड़ा डिस्पोजल का सिस्टम है। इसके बाद सबसे ज़रूरी जो बैकबोन है स्मार्ट सिटी का वो आईटी फैसिलिटी है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन हो सके। ऐसा ना हो कि एक पिक्चर डाउनलोड करने में 2 घंटा लग जाए, बैठे हुए हैं अपने लैपटॉप के सामने, इतना फास्ट हो, इतना बैंडविड्थ अवेलेबल हो कि हमें इंतज़ार ना करना पड़े कि डाटा के आने के लिए, कि वेट कर रहे हैं कि वहाँ से भेज दिया अमेरिका से, अब यहाँ पे आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद आ पाएगा। ऐसा होना चाहिए, इतना रिमोट कॉर्नर में नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम इंटरनेट या इसकी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में ये कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं जो उस शहर के पास होने चाहिए। और लाइवलीहुड सबसे ज़रूरत ये है कि जो भी जिस तरह के कैपेसिटी वाला मैन पावर आए उसे वहाँ पे उसे रोज़गार मिल सके, इसके लिए लाइवलीहुड उस शहर में होने चाहिए, तभी वो शहर सस्टेन कर पाएगा। और इसके लिए जो अगला वो है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस शहर का जो क्राइटेरिया है वही है कि सस्टेनेबल तभी होगा जब उस शहर में रोज़गार के साधन मिलते नहीं तो वो शहर मर जाएगा। जिस शहर से रोज़गार अवेलेबल नहीं, जैसे कानपुर को कहते थे कि इधर का नॉर्थ का मैनचेस्टर है, वहाँ पे रोज़गार के जब वो चला गया तो वो एक तरह से शहर की जो वाइब्रेंसी है वो ख़त्म हो गई, लोगों को अट्रैक्टिवनेस उस शहर के प्रति ख़त्म हो जाती है अगर रोज़गार नहीं मिलता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी शहर के लिए, कॉम्पिटिटिव एज के लिए। सस्टेनेबल में ये है कि जो भी सुविधाएं हैं उसको वो जो भी शहर को एजेंसी कंट्रोल कर रही है या गवर्न कर रही है, उस सर्विस से उसको इतना रेवेन्यू जनरेट हो, सेल्फ जनरेटिंग हो कि वो लॉस में ना जाए। नहीं तो फिर वो आप उसको निरंतर उस शहर को उस सुविधा को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कहीं से बाहर से हमें किसी फंड के बजट की आवश्यकता उस शहर को नहीं रहनी चाहिए। सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ फाइनेंसिंग सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ई गवर्नेंस का जितना उपयोग हो सके कि आप खाना भी मंगवाना हो तो खाना मंगवा सकें, स्कूल में एडमिशन हो तो एडमिशन ले सकें। तो ई गवर्नेंस की जितनी भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होंगी वो शहर उतना स्मार्ट, उतना फास्ट होगा। और सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी आदमी रहने जाता है तो उसके जाने के लिए इंटरटेनमेंट जॉइंट्स होने चाहिए, खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, अपने हेल्थ केयर के लिए बढ़िया हेल्थ केयर सर्विस है, बढ़िया हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है एक स्मार्ट शहर की परिकल्पना के लिए। और सबसे आखिर में ज़रूरी है कि जो कैपिटल चाहिए होता है एक शहर के लिए, उस शहर में इतनी लैंड हो कि उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। और जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी बहुत ज़रूरी है कि पढ़ा लिखा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसी फैसिलिटी हो। कोई अगर हाई स्कूल करके भी आ रहा है या 8th क्लास तो उसमें स्किल डेवलपमेंट करके उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे स्कोप होना चाहिए कि हर किसी को उसके स्किल के अनुसार से वहाँ रोज़गार मिल सके। तो कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें भी इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ रहने चाहिए उसमें। ये नटशेल में एक स्मार्ट शहर की परिकल्पना है जो कि हमें सब लोग मिलकर अपने अपनी कैपेसिटी में डेवलप करना है। और बहुत ही क्रूड शब्दों में मैंने आपके सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि आपके जहन में आप इसको और डेवलप कर पाएंगे अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये ऐसी क्रूड उसमें हमने आपके समक्ष ये बात रखी है कि हमेशा याद रहेगी और आप मनन करेंगे इसके ऊपर तो उसको और डेवलप कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।